हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब पिट्यूटरी का जो हम देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि नॉन नर्वस पार्ट है। ठीक है, बेसिकली वो हाइपोथैलेमस से नहीं बना है, तो ये एक नॉन नर्वस पार्ट है हम बोलते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस में हम बोलते हैं दैट इज द डिफरेंट सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स के सिक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स हम पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हार्मोन्स ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस में जो पहला हार्मोन हमको देखने मिलता है दैट इज सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन ये जो हार्मोन है हम बोलते हैं, इसी को ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल टिश्यूज। तो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनकी ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट ये जो हार्मोन है ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इसी के साथ ये हमारे पूरे बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस को एसेलरेट करता है, सेल डिवीजन को एसेलरेट करता है। तो हमारे बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? हमारी बोन डेंसिटी बढ़ रही है, हमारा मसल मास बढ़ रहा है। ठीक है, और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाई अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन। तो ये इन चीजों को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे अल्टीमेटली हमारे बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हार्मोन हम देखते हैं इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन या हाईएस्ट सिक्रीशन होता है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हर इंसान की वो एज होती है जहां पे वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्यूबर्टी तक इसका सिक्रीशन हाई होता है और प्यूबर्टी के बाद इसका सिक्रीशन थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, हाउएवर हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है थ्रू आउट द लाइफ। क्यों? बिकॉज ऑफ इट हैज टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड द सेल। तो हमारे बॉडी टिश्यू का जो भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है या जो भी हमारे टिश्यू रिप्लेस होते हैं, डेड टिश्यू न्यू टिश्यू से रिप्लेस होता है, तो इसी के लिए ये ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर्ड होता है और बहुत ही लो क्वांटिटी में थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोड्यूस होते रहता है। तो हम देखते हैं कि जनरली प्यूबर्टी तक इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसका अमाउंट लो होता है और थ्रू आउट द बॉडी ये बहुत ही लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ सेल का रिप्लेसमेंट करवाना होता है या बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म के लिए इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन होता है, मतलब ये हार्मोन जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है या इसके सिक्रीशन कम हो जाता है तो दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि ये हार्मोन हमारे बॉडी के लिए कुछ डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इसका हाइपो सिक्रीशन हो जाता है यानी ये कम सिक्रीट होता है, तो ऐसे कंडीशन में पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की बॉडी में अगर कोई चिल्ड्रन यानी प्यूबर्टी के पहले अगर चिल्ड्रन में इसका सिक्रीशन काफ़ी कम होता है, तो ऐसे में चिल्ड्रंस की ग्रोथ नहीं होती और उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है, मतलब उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती, ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, उनकी हाइट छोटी रह जाती है और ऐसे लोगों को हम ड्वार्फ पीपल बोलते हैं। दैट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के कारण ये आता है। ठीक है, लोग जो है वो छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट बोनी रह जाती है, जिनको हम बोने लोग बोलते हैं ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि उनके चाइल्डिश पीरियड में जब वो बिफोर प्यूबर्टी उनके बॉडी में बहुत कम या नहीं के बराबर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के कारण दे डू नॉट हैव कंप्लीटेड देयर कंप्लीट ग्रोथ, तो उनकी कंप्लीट ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती। वहीं पे अगर चिल्ड्रंस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाता है इन हार्मोन्स का। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन अगर चिल्ड्रंस में हो जाता है तो ये गिगैंटिज्म के लिए कॉज करता है। गिगैंटिज्म क्या होता है? ऐसे में पर्सन की हाइट ट्रिमेंडसली बढ़ती है और वो एबनॉर्मल हाइट बढ़ती है, दैट इज अराउंड 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक हाइट बढ़ सकती है। कुछ कुछ लोग 8 फीट तक भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं दैट इज गिगैंटिज्म कॉज होता है ड्यू टू हाई रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड। तो चाइल्डहुड पीरियड में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने के कारण गिगैंटिज्म देखने को मिलता है। वहीं पे अगर यही ग्रोथ हार्मोन मिडिल एज में बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, मतलब चाइल्डहुड पीरियड में तो नॉर्मली सिक्रीट हुआ, लेकिन मिडिल एज में आने के बाद 25 20 30 एज में आने के बाद जब ये हार्मोन ट्रिमेंडसली इंक्रीज होता है बॉडी में, तो उसके कारण यहाँ पे हमको एक्रोमेगैली नाम का ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसमें पर्सन का डिसफिगरमेंट होता है। डिसफिगरमेंट यानी क्या कि उनके नोज एनलार्ज हो जाएंगे, बोन्स एनलार्ज हो जाएंगे, जॉ, हैंड, फिंगर्स, फीट, तो एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है।
मतलब जनरल बॉडी छोटी होती है, उनके हाथ काफी बड़े होंगे, उनके फिंगर्स काफी बड़े होंगे, उनकी नोज काफी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हमको देखने मिलता है मिडिल एज्ड पीपल में, मतलब उनकी बॉडी में जो जब प्यूबर्टी तक तो उनके बॉडी में नॉर्मल हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुए, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब वो मिडिल एज में पहुंचे अराउंड 25-30 एज में, तो ऐसे में उनके बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने के कारण उनके जो हैंड्स का साइज है वो एबनॉर्मल होता है, फीट का साइज एबनॉर्मल होता है, या उनके नोज का साइज एबनॉर्मल होता है, जॉ का साइज एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो ज्यादा ग्रोथ इन एरियाज में, इन हिस्सों में देखने को मिलती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एग्रोमेगैली। तो आपको याद रखना है कि चिल्ड्रंस में हमको देखने मिलता है दैट इज ड्वार्फिज्म हाइपोसिक्रेशन के कारण, ठीक है, गिगैंटिज्म जो कि हमको देखने मिलता है हाइपर सिक्रेशन के कारण, और लास्ट में एग्रोमेगैली जो कि हमको चिल्ड्रंस में नहीं देखने मिलता, अडल्ट्स में देखने को मिलता है, इन अडल्ट्स, ठीक है, और ये भी हाइपर सिक्रेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन अगर हम देखते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड कब रिलीज करेगा? जब उसको हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल पिट्यूटरी को मिल गया, पिट्यूटरी ने थायरोट्रोपिन हार्मोन यानी टीएसएच सिक्रीट कर दिया। अब ये टीएसएच हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे और थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस करवाएंगे थायरोक्सिन। तो ये हम देखते हैं इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन दैट इज थायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच। तो एसीटीएच भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स भी बोलते हैं इनको, और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को। किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है जो कि दो पार्ट से बना है, द कॉर्टेक्स आउटर पार्ट एंड द मेडुला इनर पार्ट। कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी में आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। वहीं पे मेडुला के हार्मोन हमको पता है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस मेंटेन रख सके, ठीक है। तो बेसिकली एसीटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हार्मोन है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन, जिसको ल्यूकोट्रोपिन भी बोला जाता है या मेमोट्रोप भी बोला जाता है, ठीक है। अब ल्यूकोट्रोपिन या मेमोट्रोपिन या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। हाइपोथैलेमस इसको इनिबिट भी कर सकता है बाय सिक्रीशन ऑफ इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस अगर यहाँ पे सिक्रीट करता है रिलीजिंग फैक्टर तो ये हार्मोन रिलीज होंगे, अगर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है इनिबिटरी फैक्टर तो ये हार्मोन का सिक्रीशन होना इनिबिट हो जाएगा। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाला हार्मोन भी सिक्रीट करता है दैट इज प्रोलैक्टिन, और ये मदर के बॉडी में जाके मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड में ये ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है मदर के बॉडी में जस्ट आफ्टर द बर्थ, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है इट इज एक्टिवेटिंग द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट को एक्टिवेट करता है, और साथ ही में हम देखते हैं इट स्टिमुलेट्स द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है जस्ट आफ्टर द बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, इसलिए इसको लैक्टेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है। लैक्टेटिंग हार्मोन यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं दैट इज द गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स में हम देखते हैं कि ये हार्मोन जो है हमारे गोनैड्स पे एक्ट करते हैं, दैट इज मेल गोनैड टेस्टिस एंड फीमेल गोनैड्स ओवरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, तो ये हार्मोन अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये ओवरीज पे और टेस्टिस पे एक्ट करता है। ओवरीज पे ये ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा है, ओवरी के स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ग्रो होते हैं उसको हम ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, और उनके फॉलिकल के ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेल्स में हम देखते हैं कि इट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस के अंदर हमें पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज, तो आप देख सकते हैं, मैंने उस पर भी पूरा प्लेलिस्ट जो है अपलोड किया है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फीमेल के केस में ओवरीज होती है, तो ओवरी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स होती है जिसमें एग डेवलपमेंट होता है, ओवम, ठीक है। तो इन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए ये एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में। मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ये एक्टिवेट करता है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिर्फ फीमेल में देखने को मिलता है, मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं देखने को मिलता।
ये फीमेल में ओव्यूलेशन कॉज कराता है। जब ये पूरा फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है और वो फॉलिकल मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, तो इसमें से अब रिलीज होता है एग। ठीक है, तो हम देखते हैं ओवरीज का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं तो ये ओवरीज का स्ट्रक्चर है, हम मान लेते हैं आलमंड शेप। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी और ये मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल। तो इसमें से हम देखते हैं एग रिलीज होता है बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ ये एग ओवम रिलीज होता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन का ये जो प्रोसेस है ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन के कारण होता है। सो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एफएसएच और एलएच दोनों मिलके, यहाँ पे नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि एफएसएच और एलएच दोनों ही मिलके ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एफएसएच एंड एलएच बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। तो दोनों ही ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे जाके ये ईस्ट्रोजन जो है वो हम देखते हैं कि यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करता है, यानी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही में फिर जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है तो ये जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेता है इधर, और कॉर्पस ल्यूटियम भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, हमने बोला था। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, सो कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों सिक्रीट हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन हुआ है। और ओव्यूलेशन किसके कारण हुआ है? एलएच के कारण हुआ है। तो जब एलएच के कारण ओव्यूलेशन हो चुका है, इसी वजह से तो ये बचा कुचा स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बना, और कॉर्पस ल्यूटियम बना तभी तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एलएच के वजह से प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज हुआ, एलएच के कारण प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुआ। क्यों? क्योंकि एलएच आया तब ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन हुआ इसलिए ये बचा कुचा स्ट्रक्चर क्या बना? इसमें से एग निकल गया तो बचा कुचा स्ट्रक्चर क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया। प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरीके से एफएसएच और एलएच, पहले एफएसएच और एलएच दोनों मिलकर क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो फीमेल बॉडी में फीमेनाइन कैरेक्टर शो करवाता है और यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, साथ ही में हम देखते हैं फिर एलएच के वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो एलएच के वजह से ओव्यूलेशन होने के कारण जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो प्रोजेस्टेरॉन मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। मतलब हम बोलते हैं एलएच जो है वो हम देखते हैं एलएच इंड्यूसेस द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल। तो फॉलिकल जो है वो रप्चर होते हैं एलएच के वजह से, जिसके वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है एंड प्रोडक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने बोला था फीमेल में एलएच होता है, मेल में एलएच नहीं होता। एलएच सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। तो मेल में एलएच के जगह क्या होता है? आईसीएसएच होता है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं लोब्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर द डिफरेंट लोब्स, और हर लोब में हमें 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे हमको कुछ इंटरस्टेशियल सेल्स देखने को मिलते हैं। दिस इंटरस्टेशियल सेल्स, ये जो है बीच बीच में जो सेल्स होते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स, या इनको लेडिंग सेल्स बोला जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं इंटरस्टेशियल सेल, आईसी सेल, इंटरस्टेशियल सेल या लेडिंग सेल, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्हीं इंटरस्टेशियल सेल्स को ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है। सो दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारे बॉडी में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने में हेल्प करता है। तो मेल के बॉडी में ये जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के कारण शो होते हैं, और साथ ही में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस का स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है कि ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन के बारे में अब देखेंगे हम। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स दो ही है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी हार्मोन पढ़े वो सारे के सारे हार्मोन जो थे वो किसके थे? दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस के। एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने सोमैटोट्रोपिन के बारे में पढ़ा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा, एसीटीएच हार्मोन के बारे में पढ़ा, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन। इसके अलावा हमने बात की दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बात की हमने, ठीक है। इसके बाद हमने बात की गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स में कौन कौन से आते हैं हमने बोला, दैट इज एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड आईसीएसएच इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएच फीमेल में होते हैं सिर्फ और आईसीएसएच सिर्फ मेल में होता है, ठीक है।
अब ऑक्सीटोसिन, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो इसको हमने डिस्कस किया है अगेन चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में। तो अब बात करते हैं इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बर्थ हार्मोन इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जिस टाइम पे पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, चाइल्ड का बर्थ होता है, उस टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये फॉलो अप करवाता है। ठीक है, तो यूटेरस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा फीमेल को पेन होता है जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे वो बेबी को पुश किया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो बेबी को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो उस कारण डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो इस हार्मोन के कारण बर्थ हो पाता है चाइल्ड का, इसी वजह से इसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है। और उसी के बाद ये लैक्टेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क इजेक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क के इजेक्शन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ये जो हार्मोन है इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के टाइम ये यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अगेन मैमरी ग्लैंड को इनिशिएट करता है इजेक्शन ऑफ रिलीज ऑफ द मिल्क। तो इजेक्शन या रिलीज ऑफ मिल्क के लिए ये इनिशिएट करता है, मतलब इसी के वजह से मिल्क का इजेक्शन या मिल्क का रिलीज हो पाता है। ठीक है, अब लास्टली हम बात करते हैं दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ये भी न्यूरोहाइपोफाइसिस का हार्मोन है। बेसिकली ये दोनों जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट नहीं करता है, सिक्रीट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है हम बोलते हैं इट स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो भी पानी का हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसके कारण होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के कारण। जब भी हमारे बॉडी में पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, तो हमारी बॉडी वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है, कम से कम पानी बॉडी के बाहर जाने देती है और ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड करके रखती है बॉडी में। ठीक है, और ये किस कारण होता है, अगेन इट इज ड्यू टू द दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि पहला होता है दैट इज बमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये बमन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस का नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, और प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले होता है बहुत बड़ा, और उसके बाद में यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इनमें, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है लास्ट में, ये दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट है। और दूसरा हम देखते हैं ये जो है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, DCT। तो यहाँ पे और यहाँ पे वाटर का सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होने के कारण हमारी बॉडी जो है वो कम पानी, कम वाटर लॉस करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पानी का जो अमाउंट है वो बना रहता है और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, तो जब भी हमारे बॉडी में इस हार्मोन की कमी होती है तो एक डिजीज कॉज होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस हम देखते हैं किसके कमी के कारण होता है, ड्यू टू द लो। डायबिटीज इंसिपिडस जो है हम देखते हैं कमी के कारण होता है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के। और डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो शुगर वॉल्यूम बढ़ता है, इंसुलिन का हार्मोन का कमी होता है हमारे बॉडी में तब। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन कम होता है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, और जब ADH की कमी होती है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे वैसोप्रेसिन हमने बोला इट स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट्स में ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करवाता है, जिससे कि हम देखते हैं बहुत कम यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, इट डिक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस ये कम कर देता है, और रिड्यूसेस द यूरिन क्वांटिटी। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो क्वांटिटी होती है, यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, बहुत कम अमाउंट में फॉर्म होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर ये हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्टोर करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है ड्यू टू द कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हम देखते हैं, ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ADH। अगर ADH की डेफिशिएंसी होता है बोला हमने, तो ये क्या करता है, यूरिन आउटपुट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर हमारे बॉडी में ADH की कमी होगी तो हमारे बॉडी में वाटर रीएब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का।
अगर एडीएच की कमी हो गई तो वाटर बिल्कुल रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, सारा वाटर किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, यूरिन के थ्रू। तो पूरा वाटर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, तो यूरिन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, वो उनके बॉडी में उनको रेगुलर पानी पीते रहना पड़ता है और रेगुलर उनको जो वाटर है वो निकलते जाता है यूरिन के फॉर्म में, तो रेगुलरली उनको जाना पड़ता है नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो बेसिकली बात है ये कि हमारे बॉडी में ये इसकी कमी के कारण बहुत ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होता है और डायबिटीज इंसिपिडस इन कंडीशन को बोला जाता है। इसमें कोई ग्लूकोज का लॉस नहीं होता यूरिन में, मतलब ये डायबिटीज मेलिटस वाला डायबिटीज नहीं है, इट इज द डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ये अलग है। एक्सेसिव मिक्चुरेशन यहाँ पे हम देखते हैं। एक्सेसिव मिक्चुरेशन का मतलब एक्सेसिव यूरिन लॉस, जो सुसु करने का प्रोसेस होता है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो एक्सेसिव यूरिन लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है। और एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और बहुत ज्यादा प्यास लगने वाली जो कंडीशन है उसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है। द कंडीशन इन विच वी फील एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव प्यास, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है दैट इज हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, और पार्स इंटरमीडिया का भी हमने हार्मोन डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा उसमें हमने बोला था कि ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जो मेलानिन पिगमेंट बनाता है और हमारे बॉडी के स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पूरे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है। सो जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए ऐसे ही, और नए साल में मजे करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।